हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एरोलॉजी कहा जाता है और निचली परत के अध्ययन को कहा जाता है ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी। ठीक है। दोस्तों, आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का इस प्रकार से परत है। ठीक है। जो कि नाइट्रोजन की मात्रा है 78.07% की, ऑक्सीजन है 20.93% की और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% की। ठीक है। दोस्तों, आर्गन की मात्रा बहुत ही कम है जो है 0.93% की। ठीक है। दोस्तों, वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है और कितना है दोस्तों, तो 78.07% की मात्रा है। ठीक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। ठीक है। यानी कि दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ये किसी वस्तु को जलने से रोकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा न होती तो आग पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता। ठीक है। दोस्तों, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है। इस गैस यानी कि वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस फैली हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात किया था नाइट्रोजन के बारे में कि यह जलने से रोकती है किसी वस्तु को, लेकिन ऑक्सीजन का काम जो है ये जस्ट अपोजिट है। यह किसी वस्तु को जलने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन ना हो तो कोई वस्तु जल ही नहीं सकती है। ठीक है। दोस्तों, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है। दोस्तों, 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो कि सबसे भारी गैस है और इसका कारण है कि सबसे निचली परत में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह गैस जो है ये सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। ठीक है। दोस्तों, यह कांच घर या पौधा घर, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं, प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दोस्तों, ओजोन गैस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ओजोन परत के बारे में भी आपने सुना होगा। दोस्तों, यह गैस जो है ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरणों, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है और यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कमी होने से सूर्य की परावैंगनी जो विकिरण है वह अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच सकती है और जिस कारण से हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। ठीक है। दोस्तों, हम बात करते हैं जलवाष्प की। ठीक है। जलवाष्प जो है वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। जलवाष्प वायुमंडल में संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग जो है ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जल वाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जल वाष्प से सूर्य आने वाले पर्याप्त सूर्यताप जो है के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है
तथा पृथ्वी के द्वारा वितरित जो ऊष्मा है उसे संजोए रखता है। ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार से यह जो है कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी। जल वाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। ठीक है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण यानी कि ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती है। ठीक है दोस्तों, आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, जो पृथ्वी के ताप को नियंत्रित रखते हैं या बनाए रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल की संरचना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं समताप मंडल की, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है इंग्लिश में। समताप मंडल जो है ये 8 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी कि दोस्तों वायुयान जितने भी उड़ाए जाते हैं वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओजोन मंडल की। कुछ देर पहले हमने ओजोन गैस के बारे में बात करी थी, अभी हम बात करते हैं ओजोनोस्फेयर यानी कि ओजोन मंडल की। ठीक है, जो दोस्तों धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल फैला हुआ है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, इसे अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन से वायुमंडल को कहा जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, जो एक वायुमंडल का ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। दोस्तों इसमें 3 गैसें होती हैं। पहला होता है क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा कार्बन। ठीक है, ये 3 गैसों के मिश्रण से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जो एयर कंडीशनरों और रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण यानी कि CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मॉडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं चौथे मंडल की, वायुमंडल की, जो है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग जो है ये कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी रेज से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। दोस्तों जितने भी सैटेलाइट को
इंस्टॉल किया जाता है वह आयन मंडल में ही यानी कि आयनोस्फेयर में ही इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वायुमंडल है दोस्तों यहाँ पे बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल के बारे में जानते हैं जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं करी गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस एवं ऑरोरा बोरियासिस की होने वाली घटनाएं होती है। ठीक है, ऑरोरा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रायः काल या प्रातः काल, जिसे कुंद के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बोरियोलोसिस तथा ऑस्ट्रोलोसिस का अर्थ होता है उत्तरी एवं दक्षिणी। ठीक है, इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि एक्वारा बोरियोलियसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जो है इसे भी कहा जाता है, इसी कारण से दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ठीक है, ऑरोरा ध्रुवीय जो है आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य ताप जो है या इन सोल्यूशन कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा से सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सौर विकिरण का यह परावर्तन जो है लघु तरंगों में ही होता है। दोस्तों, वायुमंडल की जो बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग जो है ये बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में ही नहीं आता है। ठीक है, पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश की कमी का मूल कारण होता है परावर्तन। ठीक है, न कि अवशोषण। अब हम दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी सौर्य जो है सौरिक विकिरण के द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।